नमस्कार, इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 16वीं लोकसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन संसद में रेल बजट पेश किया, जिसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से आंका। यात्रियों के लिहाज से अच्छी बात यह रही कि किराए में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं हमसफर, तेजस, उदय और अंत्योदय नाम की 4 नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। बच्चों के लिए ट्रेनों में भोजन, गर्म दूध और पानी की सुविधा मिलने के साथ हर यात्री को साल 2020 तक कंफर्म टिकट देने का वादा भी किया गया है। इस बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि ढांचागत सुधार की बात करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि इन सब के लिए वो पैसा कहां से लाएंगे। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने साल 2016-17 के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए का रेल बजट पेश किया है, जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा भी उन्होंने दिया है। लेकिन इसका क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। रेल मंत्री के लक्ष्य पर गौर करें तो ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना, सही समय पर ट्रेनों का संचालन और सभी को कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य सुरेश प्रभु की प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि धरातल पर इन सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा। इनसाइट में आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं RIS के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सहारा के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट रोशन गौर। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं इकोनॉमी इंडिया के संपादक मनोहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सचिन आपसे, इस पूरे रेल बजट को हम कैसे समझें? क्या हम इसे एक आदर्श रेल बजट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और जैसा आपकी रिपोर्ट में आपने शुरू में कहा कि ये एक प्रयास है कि नए रेवेन्यू खड़े किए जाएं, और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात इस रेलवे बजट में शायद आज़ादी के बाद ऐसा पहला प्रयास है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ हमारा कदम बढ़ा है। लेकिन उसके साथ में इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज की जो कंसर्न्स हैं जो एक पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखा गया है। तो उसमें जैसे किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन सुविधाओं को बढ़ाने की बात की गई है, और उसका अधिकतर पैसा जो रेस करने की बात की गई है वो बिना फेयर को इंक्रीज करे हुए रेवेन्यू लाने की बात की गई है। उसकी डिटेल में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर ये खास संदेश इस बजट से हमें मिलते हैं। बिल्कुल। तो किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई, वहीं सुविधाओं की बात की गई है, तो लिहाजा इसके क्रियान्वयन को कर पाना सही तरीके से, सुचारू तरीके से एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस पूरे रेल बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। प्रगतिशील राष्ट्र की गतिशील रेलवे के लिए एक विचारशील बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में गरीबों की गरिमा, महिलाओं का गौरव, युवाओं का उत्साह एवं मध्यम वर्ग की मुस्कान बढ़ाने का भरसक प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में जो वादे किए गए थे उसका पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले 1 साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बेहतर आशावादी बजट करार दिया है, और उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। इस बजट पर जो पूर्व रेल मंत्री रहे हैं रामविलास पासवान, पवन कुमार बंसल और नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। सरकारों का वायदा होता है, जो मैंने वायदा उस वक्त किया था वो सरकार की तरफ से किया था, वो आगे को वायदा उसको पूरा करना चाहिए था। वो ये है कि एक फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट डाला गया है कि जो रेलवेज के इनपुट्स में ईंधन की तरफ से खर्च, इंजन के ग्राउंड पे कोई खर्च होता है, यानी कि बिजली और डीजल का, उसको बढ़ता रहेगा तो किराए में उतना बढ़ा दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली 6 महीने के बाद। अगर कम होगा तो कम किया जाएगा। आज जब इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं किराया नहीं बढ़ा रहा, वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तो आशंका थी कि यात्री किराया में वृद्धि होगी, तो यात्री किराया में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में गंभीरता से विचार किया गया है।
और जो यात्री का सुविधा का मामला है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं या वृद्ध लोग नीचे बर्थ पर रहेंगे, उनको फैसिलिटी मिलेगा। और सुरक्षा की व्यवस्था है, जो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट का सवाल कहा गया है, तो ये सारे के सारे जो सवाल ऐसे हैं कि, और खास करके जिस तरीके से बुनियादी चीज़ों पर, जिससे अब रेलवे का है, तो रेलवे में जब तक रेलगाड़ी में आप वृद्धि करते चले जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके पास में 99, 999 नहीं होता है। बहुत उन्होंने इरादे तो उसमें प्रकट जरूर किए, थ्रस्ट एरिया बताया, गोल्स बताया, लेकिन उसके साथ कोई एक्शन प्लान उसमें नहीं था। किसी भी प्रकार का एक्शन प्लान किसी चीज़ को कैसे करेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप की बात की, हर क्षेत्र के साथ, यहाँ तक कि स्टेट के साथ पार्टनरशिप की बात कही, लेकिन कहाँ से किस प्रकार कितने संसाधन आएंगे और इस वर्ष कितने उनको मिलेंगे, इस वर्ष यानी 2015-16 के लिए, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। इसलिए बजट में भाषण तो जरूर था, लेकिन बजट तो रेल बजट को लेकर पूर्व रेल मंत्रियों के अपने अपने तर्क, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। मेरा सवाल मनोहर जी आपसे, इसको हम कैसे देखें? बात हो रही है कि किराया नहीं बढ़ाया, ये यात्रियों के लिहाज से तो अच्छी बात है, लेकिन सामने चुनौतियां भी है कि सुविधाएं भी देना है। ऐसी स्थिति में रेल मंत्री के लिए और रेल मंत्रालय के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा खुद को साबित कर पाना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बजट में कुछ चीज़ें बड़ी कैची वर्ड होती हैं। अब जैसे बच्चों को दूध दिया जाएगा, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। एक तो हज़ारों ट्रेनें चलती हैं, हर जगह ये चीज़ें नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑन डिमांड रेल टिकट की अवेलेबिलिटी को लेकर के रेलवे कितना सजग है और कितना ऑल राउंड प्लानिंग कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर देखें रेलवे के इस बजट को, तो ये मैं कहूँगा कि ये बजट नहीं बल्कि एक विजन डॉक्यूमेंट है, और विजन डॉक्यूमेंट पिछले साल का भी बजट का था, इस बार का भी है। चलिए, ये अच्छी बात है कि रेल मंत्री ने तमाम चीज़ों को छूने का प्रयास किया है, और वो ज़रूरत भी है। लेकिन आप देखिए अगर रेलवे के रेवेन्यू को, तो एक है आपका पैसेंजर साइड जो यात्री किरायों से मिलता है, दूसरा है माल भाड़े यानी फ्रेट साइड। बड़ी ये विडंबना है कि रेलवे केवल इतना बड़ा इंटरप्राइज होके 6000 स्टेशन, 3 करोड़ रोज यात्री चढ़ते हों, अभी भी 35% जो है आपका माल भाड़े में शेयर है, और इसके अलावा जो है इसके तमाम करीब 14-15 PSUs हैं, और इसके अलावा तमाम इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। केवल आप 1,50,000 करोड़ का राजस्व इकट्ठा कर पाते हैं, और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि केवल उसका 35 से 37% जो है वो यात्री किरायों से आता है। जबकि अगर आप रेलवे के खर्चे को देखें तो 75% खर्च जो है वो पैसेंजर सेवाओं में चला जाता है। रेलवे बजट में 90% बातें केवल पैसेंजर के बारे में होती हैं, और उस पर सुविधाओं को लेकर के आप दुनिया भर के टेक्स्ट देते हैं। आप देखिए कि सिविल एविएशन, आप देखिए सरफेस ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर तो कोई नहीं बात करता कि पानी कितना मिला, तो ये कितना मिला, रहने की जगह क्या थी। सुविधाओं की बात करना बिल्कुल बेमानी है। जिन ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह ठुस करके यात्री सफ़र करते हों, और वहाँ हम बात करें कि सुविधा नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ऑन डिमांड आपकी रेल टिकट अवेलेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और इवन कि लेबर क्लास का आदमी जिस रूट में 400 रुपये का किराया है, 1,000 पेनाल्टी दे करके और वो खड़े होकर सफर करता है। आज भी 90% यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। आपकी रेल जो देर से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनकी जो संख्या है वो 24% हो चुकी है, ये एनडीए के शासनकाल में और प्रभु जी के रेल मंत्री कार्यकाल में। इसके अलावा जो नीतीश कुमार जी ने अभी कहा कि नए नए ट्रेनों की बात करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आज फंडामेंटल इश्यूज ये है कि आपकी जो ट्रैक है, जैसे कि कहा जाता है कि 50,000 किलोमीटर अंग्रेजों ने 100 साल में बनाए और आपने 70 साल में केवल 12,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ऐड कर पाए हैं, तो आज प्राइवेट सेक्टर को डिमांड करिए 65,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक आप एक्स्ट्रा बनाइए। आपके पास जमीन है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, दो जमीन है, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के आधार पर जो रेवेन्यू अभी रेलवे केवल 1.5 लाख करोड़ ले पा रहा है, इसमें 5 लाख करोड़ राजस्व इकट्ठा करने की क्षमता है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि किराए बढ़ा लो नहीं तो आप रेलवे चला नहीं पाओगे, इसका भी कोई अर्थ
टैक्स नहीं निकलता ठीक है। है। आप रेलवे किराए अगर 50% भी बढ़ा दें तो आपका यात्री राजस्व जो है 75,000 करोड़ जाएगा, जबकि खर्चे आपके 1,20,000 करोड़ के बिल्कुल, हैं। खर्चे तो ज्यादा कहीं ना कहीं लीकेजेज है, कहीं ना कहीं रेलवे अपने एसेट का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, और रेलवे में रेवेन्यू को लेकर के कंसेशंस नहीं है। आपके एसी कोचेज में जहां की हर यात्री के पास टिकट अवेलेबल होता है, वहां 10-10 टीटी फालतू में मौजूद होते हैं। जितने वो वेतन से पैसे ले रहे हैं उतना वो रेवेन्यू नहीं दे पाते। रोशन जी। तो मेट्रो, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो की टेक्नोलॉजी पायलट बेसिस पे इंडियन रेलवे में ही लाया जाए, जहां जो कि टीटी लेस ट्रेन हो, जिनके पास टिकट हो वो उसमें जाएं, और हर एक लोकल ट्रेन में टिकट वेंडिंग मशीन लगा हो। आप रेलवे स्टेशनों पर जाएं, टिकट काउंटर 1-2 मुश्किल से खुले होते हैं और उसमें रेलम पेल लगी होती है। लोग टिकट लेना चाहते हैं लेकिन टिकट के आपके पास काउंटर नहीं है। हम लंबी दूरी की बात करते हैं, हर ट्रेन में अगर टिकट वेंडिंग मशीन हो तो रेवेन्यू जो है जबरदस्त रूप से इजाफा होगा और रेलवे की हम मूलभूत समस्याओं का निराकरण। रोशन जी, आप कैसे देख रहे हैं? चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या फिर भी एक उम्मीद हम बोल सकते हैं इस रेल बजट से? उम्मीद, बल्कि मैं अगर इसे इस तरह से कहूँ कि कॉस्मेटिक चेंज है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्यों कि आपने राहत दी, किराया नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है कि किराया नहीं बढ़ाया, पब्लिक तो यही चाहती है कि किराया न बढ़े। पर जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि डेवलपमेंट कहाँ है, आपको नई ट्रैक बिछाने की ज़रूरत है। जैसे कि मेट्रो में हुआ है, मेट्रो में दिल्ली में जैसे जैसे डिमांड हो रही है ऐसे ऐसे उसके नए नए ट्रैक बढ़ रहे हैं और जनता देना चाहती है। ऐसा नहीं है कि लोग अगर किराया बढ़ाएंगे तो नहीं देना चाहते, लोग देना चाहते हैं पर सुविधाएं चाहते हैं। आप देखिए, अगर आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, अगर वहाँ 50 सीटें हैं तो 50 लोगों को आप टिकट देते हैं। क्यों आप 50 की जगह 100 टिकटें देंगे लोगों को कि सिनेमा हॉल के अंदर भीड़ भाड़ हो? ठीक। जो रेलवे की आज स्थिति है कि एक ट्रेन में 300 टिकट आप एक्स्ट्रा देते हैं, वो 300 लोग वापस घर नहीं जाते हैं, वो किसी न किसी तरह से अंदर घुसते हैं। कोई बाथरूम की खिड़की की अंदर घुसता है, कभी किसी तरह से। तो आप उसको रैशनलाइज करना चाहिए, आप उसको स्मार्ट ट्रेन बनाना चाहिए। जैसे इसमें रेल मंत्री ने जो घोषणा की है, स्मार्ट ट्रेन की बात की है उन्होंने, स्मार्ट कोच बनाएंगे कि आप ऑटोमेटिक ट्रेन खोलेंगे जैसे मेट्रो है। तो शायद वो जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को आप धरातल पे भी ले पाएँ। तो मुझे लगता है ये बजट कहीं जो विजन डॉक्यूमेंट, जैसे मनोज जी ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करना चाहिए, अगले साल में इसका कुछ परिणाम दिखना चाहिए। सचिन जी, जैसे कहते हैं कि घोषणाओं का बजट इसलिए नहीं बोला है, एक तर्क, राजनीतिक तर्क ये दिया जा रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि घोषणाएं कर दें और उनका क्रियान्वयन ना हो पाए। जो पहले से ही खराब स्थिति है, पहले उसे दुरुस्त किया जाए, उसके बाद नई शुरुआत की जाए। ठीक है, तो आप कैसे देख रहे हैं? जो ऐसी बात आ रही है कि ज़्यादा नई ट्रेनें नहीं शुरू की हैं, तो सुरेश प्रभु का उसमें ये तर्क है कि पहले जो व्यवस्थित, जो पुरानी जो परेशानियां हैं उसे हम सुलझाएं, उसके बाद में आगे बढ़ूं। इस विज़न को आप कैसे देख रहे हैं उनके? देखिए, 2 बातें हमें समझना पड़ेंगी। पहला, जो जैसे सुरेश प्रभु ने अपने स्पीच में कहा, ये एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, जो सोचने का एक हमारा एक तरीका बन गया है कि बजट आए तो उसमें कई घोषणाएं हों और उसमें कई तरह के रियायतें दी जाएं, रियायतें दी गई कि नहीं दी गई, तो मीडिया और मीडिया का कमेंट्री वो ज़्यादा करके उसी के आसपास घूमता रहता है। उस माइंड फ्रेम से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये एक फ़र्क ढंग का सोच है। और फ़र्क ढंग का सोच जो कि बैलेंस शीट को लेकर के है, लेकिन जब बैलेंस शीट को लेकर के एक कॉर्पोरेटाइज्ड मंत्रालय आप चलाने की बात सोच रहे हैं, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट को आपने दरकिनार नहीं कर दिया है, सिर्फ पैसा कमाने का एक हथियार उसको नहीं बना लिया है, औजार नहीं बना लिया है। उस केस में 3 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जिसकी घोषणा करी, और जैसा मनोज जी ने शायद बिल्कुल ठीक कहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट है। रेलवे बजट जो है वो एक डायरेक्शन देने का काम करता है इकोनॉमी को भी, और चूंकि इंडिया का रेलवे कई करोड़ लोगों की आर्थिक उससे जुड़ा हुआ सबसे है, बड़ा नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क भी है और आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। तो वो जो डायरेक्शन है उसको देने का काम 3 प्रमुख घोषणाओं के रूप में किया गया है। पहला जो उन्होंने किया है वो जैसे मैंने कहा कि मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने करीब करीब 50 मिलियन टन ले जाने की बात करी है। अगर आप देखें कि पिछले वर्ष सिर्फ 10 महीने में हमारा 11 मिलियन टन ही गया था,
तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि वो 50 मिलियन टन जाएगा, ये मुझे लगता है कि एम्बिशियस एजेंडा है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एजेंडा है। लेकिन शायद उसके पीछे कहीं जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कई आकांक्षाओं का परिलक्षण जो है वो इस बजट की उसमें स्पीच में हुआ है। तो डेफिनेटली वो मेक इन इंडिया में जो रिसर्जेंस हम इंडिया में देख रहे हैं उसका एक ज़रूरत है। दूसरी बात उन्होंने पार्टनरशिप्स की कही है, जिसमें स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप की बात हुई है, पब्लिक सेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप की बात हुई है, और तीसरा महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया है वो है रेलवे बॉन्ड्स की बात, और इसके जरिए रेवेन्यू जनरेट करने की बात की गई है। इन तीनों बातों को अगर आप मिला करके देखें तो ये मेरे दृष्टि में एक पैराडाइम शिफ्ट है इस सोच का कि क्या हम खाली जो दो मुख्य चैनल रहे हैं रेलवे के रेवेन्यू के, जितने रेलवे मंत्री आए या तो उन्होंने किराए में वृद्धि करी यात्रियों के लिए या भाड़े में। कई लोगों ने भाड़े में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर दी कि पिछले 12 सालों में अगर आप देखें तो रेलवे का जो ऑपरेशनल कॉस्ट रेशो है वो खुद ही घट गया। माने हर 100 रुपए को कमाने के लिए कितना पैसा सरकार को खर्च करना पड़ता है, कितना वो जनरेट कर पाती है। तो हम जो 92 रुपीज़ कर रहे थे वो अब घट करके 88 रुपीज़ पर आ चुका है। तो ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट रेशो है इसको हम कैसे देखें और कैसे रेलवे को न सिर्फ मुनाफा कमाने वाली एजेंसी के रूप में देखा जाए बल्कि इसके बिजनेस मॉडल को दुरुस्त करने का काम इस रेलवे बजट ने किया है। ठीक है मनोहर जी, ऑपरेशन कॉस्ट रेशो की जो चुनौती है, इस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए ये एक ऐसा लाइन है जो कि रेलवे में टोटल चेंज लाने की बात करता है। जो आपका जो टोटल मैनेजमेंट है कॉस्ट एंड आउटपुट का, आप यह देखें कि जो पैसेंजर साइड जो कि केवल जो है 35% राजस्व देती है और 75 से 80% जो है रेलवे के खर्चे को निकल जाती है, ये इतना इम्बैलेंस क्यों है? इसके कारणों की पूरी छानबीन की जानी चाहिए। ठीक है कि आप एक वेलफेयर इकोनॉमी हैं, आप एक टोटलियन स्टेट हैं, यहाँ पर आपको सोशल प्रायोरिटीज को लेना है, उसका बिल्कुल विरोध नहीं है जी। जब आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे तभी तो आप सोशल प्रायोरिटी एरिया को भी ट्रांसफर करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि एक लेबर क्लास का आदमी, एक आम क्लास का आदमी टिकट लेना चाहता है लेकिन टिकट खिड़की नहीं उपलब्ध होती है, कई बार ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मारामारी होती है, टीटी उन्हें हरास करता है। ये ब्रिटिश पीरियड का एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि टीटी पेनाल्टी करेगा। टीटी जो है एक ट्रेन अटेंडेंट का, एक कोच अटेंडेंट का काम नहीं करता। आप बसों में जाइए तो वहाँ कंडक्टर जा के टिकट देता है। आप ट्रेन के तमाम ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में जहाँ एक भी टीटी नहीं होते जी, वहाँ पर जो है आप ऐसे अटेंडेंट के रूप में और उसी में कोच के अंदर में जो है टिकट सेलिंग का या टिकट वेंडिंग मशीन क्यों नहीं लगाते? कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकारी महकमा होने के कारण राजस्व के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं है जो कि होनी चाहिए। आज बड़ी दुख की बात है कि 3 करोड़ यात्री रोज ढोने के बाद भी आप केवल 50,000 करोड़ जो है वो पैसेंजर साइड में आपका रेवेन्यू आ रहा है, जिसमें कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा नेटवर्क है और इतना बड़ा तामझाम है। आप बातें बहुत करते हैं, देखिए केवल 1200 करोड़ रुपया वो नॉन रेवेन्यू जो कि कोचिंग सेवाओं से रेलवे को मदद मिल रहा है। जितने पार्सल और कोचिंग वाहन है उसका 75% कमाई जो है वो टाउट के जिम्मे जा रही है या मिडिलमैन के जिम्मे जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपने मार्केटिंग को जो है ज़्यादा ईज नहीं किया है, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं बनाया है। ठीक है कि सुरेश प्रभु कई सेवाओं को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से ने सचिन साहब ने कहा कि कॉर्पोरेटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जिस मॉड्यूल से आना चाहिए वो अभी बिल्कुल कम है। जैसे हमने ट्रैक बढ़ाने की बात की, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर ट्रैक नहीं बनाएंगे तो अगले 50 साल रेलवे की डिमांड को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। रेलवे खोल देना, बड़ा कह देना, नई ट्रेनें की घोषणा कर देना बड़ा आसान है, लेकिन आपके पास ट्रैक नहीं है, आपके पास ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उतना सॉलिड नहीं है, तो आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? कई सारी चीज़ों में ओवर सब्सिडी है, नहीं तो क्रॉस सब्सिडी है। अब जैसे कि बम्बे की जो उपनगरीय ट्रेन सेवा चलती है वहाँ के लोग पे कर सकते हैं, वहाँ आज भी 2 रुपये 3 रुपये का किराया लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप बहुत ज़्यादा लोड कर रहे हैं, यात्री किराया कहते हैं कि आपने नहीं बढ़ाया, लेकिन बीच बीच में यात्री किराए बढ़ाए गए हैं बजट के पहले भी, और पहले से जो यात्री किराए हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन आपको उन एरिया को एक्सप्लोर करना होगा जहां पर रेवेन्यू और टैप किया जा सकता है, जहां से आपको कॉस्ट कम से कम आपको मीट करना जरूरी है। तो ये एक एक चीज का ऑडिट, हालांकि इंटरनल ऑडिट की बात कर रहे हैं सुरेश प्रभु जी, लेकिन मुझे लगता है एक एक सेक्टर की प्रॉपर ऑडिटिंग हो, कॉस्ट आउटपुट को बैलेंस किया जाए और लॉन्ग टर्म ऐसा गोल हो कि 5
500 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो रेलवे इकट्ठा कर सके, क्योंकि इतनी सलाहियत और इतनी कैपेसिटी उसके पास है। और इस दिशा में जो है कुल मिला जुला करके काम हो, रेवेन्यू कॉन्शियस ज़्यादा बनाया जाए। ठीक है रोशन जी, ममता बनर्जी ने विजन 2020 पेश किया था, जिसमें रेलवे के कायाकल्प के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की बात उन्होंने कही थी। सुरेश प्रभु ने भी रेलवे विजन 2020 पेश किया, उसमें उन्होंने 5 लाख करोड़ के आसपास की लागत की बात कही है रेलवे के कायाकल्प के लिए। इस क्षेत्र में पीपीपी के जरिए निजीकरण को बढ़ावा देने की बात की गई, जो कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। आप मान रहे हैं क्या सुरेश प्रभु निजीकरण को बढ़ावा देने की भूमिका में एक अहम योगदान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि इसको हम राजनीतिक इच्छा शक्ति से हमको देखना चाहिए। जैसे अभी के जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हुई है, वो टोटली आपकी विदेशी बैंकों से, जापान से या वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसकी फाइनेंसिंग हो रही है। तो रेलवे का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन रेलवे को फाइनेंसिंग हो रही है। पिछले कुछ सरकारों ने भी बात की कि रेलवे के जो कोच हैं आपके, वो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी, और अभी बात चली है कि ट्रैक भी प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। सवाल ये कि प्राइवेट कंपनी क्यों बनाएंगी जब तक उसको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने जेब से नहीं लगाएगी, उनको मुनाफे से मतलब है। उनको मुनाफे से मतलब है। तो आपको अपना मॉडल ऐसा बनाना चाहिए कि उनको मुनाफा हो और रेलवे को भी मुनाफा हो। रेलवे को कैसे मुनाफा हो कि वो यात्रियों की सुविधा दे सकें, यात्रियों के लिए नए ट्रैक बिछा सकें, उनको सुविधाएं दे, और प्राइवेट कंपनी को पैसे की तरफ से मॉनेटरी बेनिफिट हो, तो तब जाके आपका बैलेंस बनेगा। मैं भी एक आंकड़े देख रहा था कि हमारा जो 1980 में करीबन 68% माल भाड़ा रेल के जरिए जाता था जी। इस साल 36 हो गया है। आप देखिए कि आप किस तरह से नीचे आ रहे हैं, किस तरह से गिरे हैं। क्यों? कि रोड ट्रैफिक बढ़ गया है, आप ट्रक के जरिए ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? कि क्रॉस सब्सिडी हो रही है। आपके जो यात्री किराया है, आप यात्री किराए को न बढ़ा के लगातार माल भाड़ा बढ़ा रहे हैं। माल भाड़ा बढ़ाने से आपका माल जो रेलवे को मिलना चाहिए था वो सड़क की तरफ जा रहा है, और सड़कों पे लोड बढ़ रहा है। तो आपने वो क्षेत्र बिल्कुल छोड़ दिया, जबकि आपका यात्री का जो सब्सिडी है 30,000 करोड़ रुपए आप फ्रेट की तरफ से दे रहे हैं। तो आपको वहाँ पे भी उसको भी चेक करना पड़ेगा कि आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। किराए के बदले अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ यात्रा में, तो मैं अपनी जेब से किराया दूंगा, आप उसमें क्यों किराया देंगे? तो सब्सिडी 30,000 करोड़ तो आपका यही बच सकता है। फिर बात हुई है कि आप डीजल से पैसा बचाएंगे, आप बिजली से इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन, तमाम चीज़ों से पैसा बचाएंगे। पैसा बचाना अच्छी बात है, बचाना ही चाहिए, लेकिन आप जनरेट कैसे करेंगे उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि पैसा जनरेट कैसे करें, आमदनी कैसे बढ़ाएं। ठीक है, उस पर मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देना। जी सचिन जी, आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, इसमें बिल्कुल रोशन जी ने ठीक कहा। दो बातें मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हैं जो हमें भूलना नहीं चाहिए। पहला, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया है, और ये इस सरकार का जो लार्जर विजन है उससे हमें अलग हट के नहीं देखना चाहिए। सरकार का लार्जर विजन क्या है? लार्जर विजन ये है कि आप जो अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हिंदुस्तान के अंदर, उस पर आप ध्यान दें। कुछ दिन पहले गडकरी जी ने घोषणा करी कि जितने हिंदुस्तान के पोर्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में या सार्वजनिक डिस्कशन में वो चर्चा उतनी नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारे ईस्ट के पोर्ट्स हैं उनको वेस्ट के पोर्ट्स से जोड़ने का काम, जिससे कि आप सड़कों पर दबाव को कम कर सकें। तो जो ब्लू इकोनॉमी के बढ़ाने की बात सरकार ने करी है, जो प्रधानमंत्री ने खुद करी है, उस बात को रेलवे के बजट से जोड़ करके हमें देखना चाहिए। और इसमें उन्होंने फिर से दो बात मैं कहूँगा। पहली बात ये कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उन कॉरिडोर्स में, उन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में जहाँ की आप मेक इन इंडिया के तहत एक रिसर्जेंस देख रहे हैं। तो चाहे वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात हो जो जापान की मदद से हम कर रहे हैं, लेकिन टाटा और L&T दोनों ही मुंबई विजयवाड़ा फ्रेट कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों मेजर इंटरप्राइजेस हैं और ये हिंदुस्तान के अपने इंटरप्राइजेस हैं। इनकी बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हर वर्ष जब हम साल के आखिरी में देखते हैं रेलवे बजट के लिए, तब कई गीगाबाइट्स में डेटा इकट्ठा होता है, क्योंकि पैसेंजर्स क्रॉस करते हैं, उनके रिजर्वेशंस होते हैं। तो इस डेटा को एनालाइज करना, किस इनकम प्रोफाइल के लोग रेलवे के टिकट बुक कर रहे हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस आज हमारे पास में नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन एनालिसिस नहीं है। तो उसके लिए एक नई यूनिट बनाने की बात की गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इस एनालिसिस की रेलवे को सख्त ज़रूरत है। जैसा कि मनोज जी शुरू में कह रहे थे कि आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए। आपने भी कहा कि मेट्रो में लोग ज़्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास में कोई
आंकड़े उपलब्ध नहीं है रेलवे के पास में उन लोगों की पेइंग कैपेसिटी को लेकर के, और जिन क्लासेस में उनका बुकिंग हो रहा है। अगर आप देखें फर्स्ट क्लास में अधिकतर वो लोग हैं जिनके पास या तो पासेस हैं सरकार के दिए हुए, और या वो लोग हैं जो सरकारी पैसे पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसके बिना कितने लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं? क्या उस कैपेसिटी को हम बढ़ाने से रेवेन्यू में जनरेट ज़्यादा कर सकते हैं? तो जो महत्वपूर्ण 3 बातें रेलवे मंत्री ने कई दफ़ा अपने बजट में कई जगह पर कहीं। पहला कि आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, ये रेलवे ने खोया है पिछले दिनों, उसको उन्होंने रीगेन करने की बात करी। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाड़ा अभी तक हम 80% ले रहे थे, लेकिन अब हम 36% पे आ गए। तो ये आंकड़े हमारे सामने नहीं आते थे, ये आंकड़े सामने आना जरूरी है। तो आंकड़ों के आधार पर निर्णय करने की क्षमता विकसित करना, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि इस तरह का डेटाबेस बनाना, जो मैंने कहा कि उन्होंने यूनिट में बात करी है। तीसरा, की रिजल्ट एरियाज कौन से हों। की रिजल्ट एरिया उनके भाषण में कम से कम 5 दफ़े उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो की रिजल्ट एरिया KRA जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने करीब करीब 12 ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई करे हैं जिसमें कि वो चाहते हैं कि रेलवे के नीतिगत बदलावों में, चाहे नई टेक्नोलॉजी लें तो बायो टॉयलेट्स की उन्होंने बात करी, ट्रैक्स के आसपास प्लांटेशंस की बात उन्होंने करी, लैंड के बेटर यूटिलाइजेशन की बात करी। अगर KPMG की स्टडी को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इस सरकार को 350 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है एडवर्टीजमेंट से, लेकिन हमारा एस्टिमेशन है कि दिस रेवेन्यू कैन गो अप टू 9,500 करोड़। तो अगर इतना बड़ा रेवेन्यू गैप है सरकार में, तो जैसा मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें रेवेन्यू सेंसिटिव मॉडल की आवश्यकता है, और वही प्रिसाइजली प्रयास इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी समीक्षा भी बहुत जरूरी है। इनसाइट में फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रेल बजट और रेलवे से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं इनसाइट, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं रेल बजट और रेलवे से जुड़ी हुई विभिन्न सुविधाओं पर। सचिन जी, एक सवाल मेरा, ये व्यक्तिगत रूप से भी मैंने महसूस किया है, कई बार हम भी रेल में सफ़र करते हैं। रेलवे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, इकलौता नेटवर्क, मोनोपोली है, एडवांस पेमेंट इसमें होता है। बावजूद इसके पुअर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का समय पर नहीं चलना, टिकट उपलब्ध नहीं होना, मतलब आज की स्थिति में यदि मैं अपने परिवार के साथ कहीं जाना चाहूँ तो ये कन्फर्म है कि मुझे कन्फर्म टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियां जो निर्मित हुई हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं और इस पर किस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि हमारे पास में इस बात का मेजर डेटा एनालिसिस नहीं आता है कि सरकार में कितने लोगों के पास में रेलवे में रिक्वेस्ट आई, कितने लोगों को हम रिजर्वेशन नहीं दे पाए, कितने लोगों के रिजर्वेशन हेडक्वार्टर कोटा या अलग अलग जगह की जो कोटाज हैं उनमें पूरी हो रही है, और किस तरह का उनका पैसेंजर्स का प्रोफाइलिंग है। क्या हाई इनकम में अगर हम एक्स्ट्रा कोचेस दें तो रेवेन्यू को और ये जो डिमांड है उसको मीट किया जा सकता है, किस कंपोनेंट की डिमांड है जो हम नई ट्रेन्स या नई सुविधाओं के जरिए पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण इस बजट में हुई है वो आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर है। तो सबसे पहली बात तो वो हमें करनी होगी। दूसरा, पिछले 60 सालों में जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने पहले कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमांड के हिसाब से गियर अप नहीं किया, तो उसके कारण डिमांड बहुत है और सप्लाई लिमिटेड है। तो आपको अधिकतर दिखेगा जो ट्रेन पर्टिकुलरली जब रेलवे एग्ज़ाम लेता है तो रेलवे की छतों पर लोगों को बैठ करके जाना होता है, और वो दृश्य कई दफ़ा अखबारों में लगातार आते रहते हैं। तो उस दृष्टि से हमारा डिमांड और सप्लाई का मिसमैच, चाहे वो सर्विसेज को लेकर के हो, चाहे सीट्स को लेकर के हो, चाहे क्वालिटी को लेकर के हो, वो मिसमैच लगातार चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली पिछले दशक में वो बढ़ा है। जबकि आर्थिक प्रगति हुई है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के तरफ लोग आगे बढ़े हैं, साफ पानी रेलवे में मिले, सिक्योरिटी मिले रेलवे में,
आजकल अगर आप देखें तो रेलवे में कई यंग गर्ल्स और महिलाओं को अकेले नाइट का ट्रैवल करने में डर लगता है। कई रेलवे के ट्रैक्स ऐसे हैं, तो जहां हम सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं वहां सुविधाओं की अपेक्षा करना मुझे लगता है कि बेईमानी होगा। तो इसलिए इस दृष्टि से सबसे पहले रेलवे में सुरक्षा के साथ में सुविधा और सुविधा के साथ में जो डिमांड है उसके साथ उसका मैच कराना ये बहुत आवश्यक है। और उसके लिए शायद रेलवे मंत्रालय ने जो पहला कदम इस बजट में उठाया है कॉर्पोरेटाइजेशन का, वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और उस तरफ जहां सरकार दूसरे एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, वो सरकार को विन विन पार्टनरशिप जरूर करनी चाहिए। जैसा रोशन जी ने कहा कि सरकार का भी नुकसान ना हो और प्राइवेट सेक्टर भी अपना मुनाफा कमा सके। उस दृष्टि से जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो शायद अगले कुछ महीनों में मेरी अपेक्षा है कि रेलवे मंत्री बताएंगे, क्योंकि रेलवे बजट तो विजन डॉक्यूमेंट था, उन्होंने एक विजन सामने रखा है, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आज ही के अखबारों में आपने देखा होगा कि अटकलबाजियां हैं कि अगले कुछ महीनों में रेलवे जो है अपना फेयर बढ़ा देगा। अभी इसमें नहीं बढ़ाया लेकिन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने विजन रखा है कि जो माल भाड़ा है उसमें और यात्री किरायों में दोनों से रेवेन्यू बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है, बाकी मॉडल्स के थ्रू करेंगे। तो जैसा आपने कहा कि सुविधाएं नहीं हैं और हम कैसे उसको समझें कि परिवार के साथ सही यात्रा हो सके, समय पर यात्रा हो सके, मुझे लगता है कि उस मैच को कर पाना बहुत जरूरी है। ठीक है रोशन जी, साल 2020 तक हर यात्री को कंफर्म टिकट की बात रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कही है। वास्तविकता के आधार पर यदि इसे देखें तो क्या ये संभव हो पाएगा? मेरा सवाल है रेल मंत्री जी से कि ये किस तरह आप संभव करेंगे कंफर्म टिकट, क्योंकि अभी 2016 चल रहा है। 2016 से 2020 तक क्या आप इतनी पैरेलल लाइनें बिछा देंगे? क्या आप इतनी क्लोन ट्रेनें चला लेंगे कि आप हर आदमी को सवारी करने की सुविधा दे दें? जब आप पिछले 70 साल में केवल 5-6 हज़ार किलोमीटर रेल ट्रैक आप बिछा पाए हो, तो अभी 3 सालों में या 4 सालों में आप कैसे बिछाएंगे? आपको कितनी रेल लाइनें बिछानी पड़ेंगी, कितनी आपको ट्रेनें एक्स्ट्रा चलानी पड़ेंगी? आपने पिछली बार कहा था कि हम क्लोनिंग करेंगे ट्रेन की। अगर एक ट्रेन फुल हो जाती है तो उसके पीछे सेम ट्रेन उसी नाम से हम ट्रेन चला देंगे ताकि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उसमें चढ़ जाएंगे। वो भी सफल नहीं हो पाया है। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आप देखिए कि हमने ट्राई के मार्फत टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति की। आप पे टेलीकॉम की कॉल कितनी होंगी नहीं होंगी इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ट्राई तय करता है। पेट्रोल में आपने हिम्मत की। पेट्रोल इस देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता था कि आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, इस देश में आंदोलन हो जाते थे। लेकिन जब से बाजार के हवाले किया तब से कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो आप रेलवे के लिए क्यों नहीं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं, जिसकी कल्पना डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय शुरू हो गई थी। डॉक्टर मोन्टेक सिंह आलवाले ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय चूँकि एक गठबंधन की सरकार थी तो नहीं कर पाए जी। इस बार भी जब मोदी सरकार आए, उनका पहले बजट में था कि हम एक रेगुलेटरी बॉडी जरूर बनाएंगे ताकि हम इस लफड़े में, इस झगड़े में ना पड़े कि किराया बढ़ा नहीं बढ़ा तो एक हमारा वर्ग नाराज हो गया, राजनीतिक दल उसमें धरने प्रदर्शन पे शुरू हो गए। तो अच्छा हो कि एक रेगुलेटरी बॉडी हो जिसमें किसी कंट्रोल ना हो, एक ऑटोनोमस हो। ठीक, उसके कारण आपका जरूर रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर आपके रेवेन्यू बढ़ेगा तो रेलवे विकास कर पाएगी, नहीं तो आप बस एक कॉस्मेटिक चेंज करते रहेंगे। ठीक है, आप बेबी फूड खिलाते रहेंगे और थाली अच्छी या बुरी हो सकती है, इससे ज़्यादा विकास नहीं होने मनोज जी, साल 2012 से 14 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो रेल मंत्री इस तरीके से बदले गए हैं जैसे किसी शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की बदली होती हो। ठीक है, कैसे समझे? क्योंकि दिनेश त्रिवेदी, मुकुल रॉय, पवन बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर से पवन बंसल, सदानंद गौड़ा, तो क्या माना जाए कि रेलवे पर राजनीति हावी हो रही है? इस वजह से शायद जो गर्त में गए हैं उसका एक ये कारण है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 3 टायर ऑफ गवर्नेंस है हमारा, फर्स्ट टायर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो मंत्रालय जो सबसे बड़ा पब्लिक फेस है और ऑल ओवर इंडिया को कैटर करता है, वो रेलवे मंत्रालय है, जिसके पास 14 लाख का वर्कफोर्स है, जो 3 करोड़ रोज लोगों को ढोती है और जिसके एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस लोकल बॉडी तक में उसकी पैठ है।
सेंटर का सेकंड टायर और थर्ड टायर के उसके अपने अपने लिमिटेड रोल हैं। जैसे कि वो पर किलोमीटर कुछ स्टेट टैक्स लगाते हैं और कुछ उनका जीआरपी के जरिए कुछ सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। वैसे ही लोकल टायर में भी थोड़ा मोड़ा रोल होता है हाल्ट स्टेशनों वगैरह पर। हमारा 4-5 चीज़ें इसमें कहना होगा कि चूंकि आपने जैसे कहा कि राजनीतिक दृष्टि से रेलवे काफ़ी सेंसेबल संवेदनशील जो है, काफ़ी सेंसिबल एरिया है और इसको लेकर के करोड़ों लोगों की निगाहें लगी रहती हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के केसेस सीवीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी महकमे से जाते हैं तो वो रेलवे से जाते हैं। चूँकि आखिरकार ये पब्लिक डीलिंग का सब्जेक्ट है, तो मेरा पहला सलाह होगा कि रेलवे के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया हैं और रेलवे के जो ऑपरेशनल एरिया हैं, दोनों को बिल्कुल बाइफरकेट कीजिए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और रेलवे ऑपरेशन का काम, ये दोनों हौच पौच हो जाता है। आप रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अलग है, वैसे ही रेलवे में डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल अलग करिए। और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, चाहे नए प्रोजेक्ट या रेनोवेशन के प्रोजेक्ट, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट, चाहे नए स्टेशन बनाना हो, नए कोचेज को जो है उसमें इंट्रोड्यूस करना हो, या नए ट्रैक बिछाने हो, या नए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने हो, जितने ज्वाइंट वेंचर स्टेट और पीएसयू और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो करने की बात कही गई है, इसको जब तक अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे ये स्मूथ नहीं होगा। और इसी डिपार्टमेंट का काम होगा फंड की उगाही करना। जैसे कि सुरेश प्रभु को सबसे बड़ी सफलता मिली है LIC से, उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए जो अगले 5 साल में फंड के रूप में पाने का एक तरह से उनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है। तो इस तरीके से ये अलग डिपार्टमेंट जब होगा तो ये अलग काम करेगा। फिर आप ऑपरेशन पे आइए। आपके 16-17 रेलवे जोन हैं। आप जो सचिन साहब जो कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, 17 जोन को आप कॉर्पोरेट एंटिटी का दर्जा दीजिए और उनको पूरा इंश्योर कीजिए कि कोई भी स्टाफ का, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक, कोई भी तरीके का एक गवर्नमेंट का जो एक चलता है कल्चर जो है वो रेलवे में नहीं अलाउ होगा। आज भी आप देखें रेलवे के तमाम जो पर्चियां हैं, स्लिप हैं, वो ब्रिटिश पीरियड के ही मॉडल पे चली आ रही हैं। मिनिस्ट्रियल वर्क में तो कुछ मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, रेलवे आज भी पुरानी लीक पर चला जा रहा है। रेलवे का जो फूडिंग एरिया है वो मोस्ट करप्शन रिडन एरिया है। रेलवे के पास जितने लाख एकड़ जमीन, सेकंड सबसे बड़ा लैंड ओनर है सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे। आप उसके कमर्शलाइजेशन का पूरी प्लानिंग कर लीजिए। स्टेशन कॉरपोरेशन बनाने की बात जो दिनेश त्रिवेदी ने कही थी, वो एक बहुत बढ़िया आइडिया था। स्टेशन कॉरपोरेशन के जरिए स्टेशनों से आप काफ़ी रेवेन्यू ले सकते हैं। हम बार बार किराया बढ़ाने की बात कहते हैं, अगर किराया 3 गुना भी कर दें तो पैसेंजर साइड का घाटा नहीं दूर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो लीकेजेज हैं रेलवे में, कहीं ना कहीं लूफोल्स हैं, आप अपने पूरे कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि आज टीटी की जरूरत नहीं है। आप तमाम लोकल ट्रेन में टीटी को भेजिए कि वो टिकट काटे, ना कि पेनाल्टी करें। उनका एक जो खौफ है, वो खौफ ना होने के बजाय वो एक अटेंडेंट का काम करें, तो रेलवे ज़्यादा रेवेन्यू कॉन्शियस होगा, ज़्यादा बैलेंसिंग आएगी। बहरहाल इस बजट में एक जो सबसे जो ऑप्टिमिज्म का पॉइंट है कि पिछले 5 सालों में कैपिटल आउटले पर केवल 13,000 करोड़ रुपया खर्चा गया और नवंबर 2014 से लेकर अब तक 31 मार्च 2016 तक 25,000 करोड़ रुपया केवल कैपिटल आउटले पर जो खर्च हुआ है, जो पिछले 5 साल का जस्ट दोगुना है। एक बहुत ही एक तरह से आशावादी कदम है। और ये कहा गया है कि 2017-18 में और 18-19 में 14 करोड़ और 9 करोड़ मैंडेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो यह एक तरह से मेक इन इंडिया को भी सार्थक करेगा और पूरे इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने का, चाहे वो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और जितने तरीके की चीजें हैं, वो रेलवे को क्लब करके रेलवे एक बहुत बड़ा एक्सेलेटर हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। विजन जरूर सुरेश प्रभु जी लेकर के आए हैं, लेकिन वो बहुत सारे ग्राउंड रियलिटी को वो भी नहीं समझते हैं। और हर रेलवे मंत्री अपने रेलवे एम्प्लॉय का बड़ा फ्रेंडली होता है। यही से मुश्किल शुरू हो जाती है। आपको एम्प्लॉय को बिल्कुल कॉस्ट आउटपुट एनालिसिस के हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना होगा। सचिन जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो रही है तो आज भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यों की राजधानी तक भी रेलवे नहीं पहुंच पाया है। नॉर्थ ईस्ट के इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इस बजट में उसको पर भी ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, ये बहुत आवश्यक था जो मनोज जी ने बिल्कुल आखिरी में बात कही। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 2014 से लेके 2016 तक यदि हम देखें तो ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशो रेलवे का देखा जाए
तो वो पिछले कई गुना से ज़्यादा बढ़ा है। पिछले 5 वर्षों में नहीं, मैं कहूँगा पिछले 8 वर्षों में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो इस दृष्टि को अगर सामने रखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री स्वयं भी कर चुके हैं। रेलवे मंत्री ने अपने बजट में 2 जगह पर इसका जिक्र किया है। तो वो एक्सपेंशन तो इनएविटेबल है और ये हमारे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम से जुड़ चुका है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और उन एरियाज़ में जहाँ रेलवे नहीं पहुँची है वहाँ तक पहुँचने की एक आशा एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। तो रेल बजट को लेकर के जो तमाम सारी चीज़ें निकल कर के आई, उसमें ऐसी उम्मीद कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जो एक व्यवहारिक बजट पेश किया है उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि देश के नागरिकों को, आपको बेहतर सुविधाएं रेलवे के माध्यम से मिल सकेंगी, क्योंकि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेलवे जो है देश की नब्ज़ हम इसको बोल सकते हैं, जो रेल नेटवर्क है, क्योंकि गंतव्य तक पहुंचाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, और वो गंतव्य में एक आरामदायक सफ़र हो, एक सुविधाजनक सफ़र हो, ऐसी उम्मीद सभी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का, हमें और दर्शकों को रेल बजट और रेलवे व्यवस्थाओं से जुड़ी क्षेत्रों के मायने और उनके असली उदाहरण समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।